हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी करोगे। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने आर्टिकल 16 को विस्तार से देखा था। 16(1) सब क्लॉज, 16(2) सब क्लॉज, 16(3) सब क्लॉज को हम लोग ने विस्तार से देखा था। तो हम लोग ने 16(4) को भी थोड़ा बहुत देखा था। तो आज हम लोग 16(4) के आगे देखेंगे कि मंडल कमीशन क्या होता है और मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या होती हैं। 16(4) में हम लोग ने काका कालेलकर कमीशन को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मंडल कमीशन। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग देखेंगे मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थी। तो 16(4) को हम लोग पहले रिवाइज करके देख लेते हैं कि 16(4) में क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था। 16(4) तो 16(4) में क्या प्रावधान किया गया था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। तो आर्टिकल 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इसके पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 2 कमीशन बनाए गए थे। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 2 कमीशन बनाए गए थे, काका कालेलकर कमीशन। दूसरा कौन सा कमीशन था? मंडल कमीशन। ये हम लोग ने कल देखा था कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 2 कमीशन का गठन किया गया था। इसका गठन 1953 में किया गया था और इसका गठन 1978 में इसका गठन किया गया था। तो हम लोग ने कल पिछले लेक्चर में काका कालेलकर कमीशन की सिफारिशों को देखा था। तो आज हम लोग मंडल कमीशन की सिफारिशों को देखेंगे एक बार। तो पहले इसकी सिफारिश देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जाति के आधार पे पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आज पढ़ते हैं मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थी। तो मंडल कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। आप लोग के एग्जाम में जब भी आप लोग से आरक्षण के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मंडल कमीशन का उल्लेख करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप मंडल कमीशन का उल्लेख करते हैं, इनकी सिफारिशों का उल्लेख करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मेंस में मिलेंगे। तो आज हम लोग मंडल कमीशन की सिफारिशों को देखते हैं। मंडल कमीशन तो पहले देखते हैं इनका गठन कब किया गया था। 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। किस पार्टी के द्वारा किया गया था? जनता पार्टी के द्वारा गठन किया गया था। तो 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। और किस पार्टी के द्वारा किया गया था? जनता पार्टी के द्वारा मंडल कमीशन का गठन 1978 में किया गया था। तो अब हम लोग इस कमीशन की सिफारिशों को देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों की पहचान जाति के आधार पे होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि पिछड़े वर्गों की पहचान जाति के आधार पे होनी चाहिए, जबकि काका कालेलकर कमीशन ने कहा था कि पिछड़े वर्गों की पहचान जाति के आधार पे नहीं किया जाना चाहिए। तो ये काका कालेलकर व मंडल कमीशन आयोग की जो मंडल कमीशन की सिफारिशों में थोड़ा सा अंतर है कि उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं होनी चाहिए, इन्होंने कहा जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान होनी चाहिए। पिछड़े वर्गों की पहचान जाति के आधार पर होनी चाहिए। तो ये एक डिफरेंस था कि काका कालेलकर व मंडल कमीशन की सिफारिशों में होनी चाहिए। तो इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि काका कालेलकर कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था। यहाँ इनके कमीशन जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी उनको स्वीकार करते हुए 1990 में सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को लागू कर दिया। यहाँ पे
इनकी सिफारिशों को इसका मतलब क्या है, पिछड़े वर्गों की पहचान जाति के आधार पर होना चाहिए कि पिछड़ी जातियों को ही पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा। तो ये इनकी सिफारिश थी कि पिछड़ी जातियों को ही पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा, पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सिफारिश हो गई, किसकी होगी, मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन इन्होंने क्या सिफारिश की कि जो भी समाज की पिछड़ी जातियां हैं उन्हें ही पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा। इनकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1990 में सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण को लागू कर दिया। तो इनकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1990 में, इधर आप लोग देख लीजिए, 1990 में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दिया गया, पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दिया गया। तो मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण को लागू कर दिया गया। तो ये 1990 की घटना हो गई। और 1991 में एक और नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। तो ये हो गया 1990 की घटना। अब 1991 में क्या होता है कि जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने 1991 में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इन दोनों मुद्दे पे, ये 1990 पे और 1990 पे विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उस मामले को कहते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का वाद। तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, तो इसे आप लोग को अपने एग्जाम में जरूर मेंशन करना होगा। जब भी आरक्षण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कौन सा केस मेंशन करना है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का वाद। तो अब हम लोग देखेंगे इंदिरा साहनी वाद और उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो निर्णय दिया है, तो वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो उसे हम लोग आज देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय दिया था कि इसमें मंडल कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। तो हम लोग का केस कौन सा हो जाएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। इस केस को मंडलवाद भी कहते हैं, मंडलवाद। तो ये हो गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। अब हम लोग देखते हैं इस जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिए। बहुत ही लैंडमार्क केस है गाइस। आप लोग को जो ये केस है, इसकी आप लोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए उससे आप लोग को याद भी रखने हैं। और जब भी आप लोग मेंस का आंसर लिखे तो इस केस के जो भी निर्णय आए हैं तो उसको भी अपने आंसर में मेंशन जरूर करें। तो पहला क्या हो गया कि पिछड़े वर्गों की पहचान सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें ही पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। तो ये पहला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जाति के आधार पे
पिछड़े जाति के आधार पे पिछड़ेपन की पहचान ना की जाए। क्यों ना की जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरा निर्णय सुना है कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग को परिभाषित ना किया जाए, क्योंकि कुछ जो पिछड़ी जातियां होती हैं उनमें भी कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं। तो जो आर्थिक रूप से संपन्न पिछड़ी जातियां होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन जातियों को क्रीमी लेयर कहा, मलाईदार परत। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया कि इन जो क्रीमी लेयर है इन्हें आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरियां जितनी हैं क्रीमी लेयर को उसमें आरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पिछड़ेपन की पहचान न की जाए, क्योंकि कुछ पिछड़ी जातियां आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं। जो आर्थिक रूप से, जैसे इसे आप लोग डायग्राम से समझ लीजिए, ये हो गई पिछड़ी जातियां। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि कुछ जो भी पिछड़ी जातियां होती हैं उनमें से कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं। आर्थिक रूप से संपन्न इन जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर कहा, क्रीमी लेयर। और एक और निर्णय दिया कि इन जातियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। ना तो इन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा, ये हो गया पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग हो गया, इन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा, इन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा और आरक्षण भी इन्हीं को मिलेगा। क्रीमी लेयर को ना तो आरक्षण मिलेगा ना तो पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा। तो इधर आपको क्रॉस बना लीजिए और इधर इनको आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आरक्षण किन्हें मिलेगा? जो भी अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो भी क्रीमी लेयर के अलावा जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा और उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट था, तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और लैंडमार्क केस भी है। तो अब हम लोग आते हैं, ये दूसरा निर्णय हो गया। तीसरा निर्णय देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग डायग्राम से बनाएंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया और ये क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। क्रीमी लेयर का, तो संविधान में क्रीमी लेयर जैसा कोई भी ऐसा परिभाषित नहीं किया गया कि संविधान में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है, किसी भी आर्टिकल में क्रीमी लेयर को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्रीमी लेयर को परिभाषित किया कि क्रीमी लेयर की एक धारणा को प्रस्तुत किया। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए क्रीमी जो मलाईदार परत है, मलाईदार परत की पहचान के लिए एक संवैधानिक संस्था बनाई जाएगी। संवैधानिक संस्था। तो तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो भी क्रीमी लेयर की, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी, तो क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक संवैधानिक संस्था का निर्माण किया जाएगा और इस संवैधानिक संस्था की सलाह पे क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाएगा। ये संवैधानिक संस्था हो गई, इसकी सलाह पर क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाएगा। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का तीसरा निर्णय हो गया कि एक पहले क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और जो भी क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल होगा उसकी पहचान के लिए एक संवैधानिक संस्था बनाई जाएगी और संवैधानिक संस्था की सलाह पे क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाएगा। तो ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने।
चौथा ये बोला कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा 27% से अधिक नहीं होगी। 50% से अधिक नहीं होगी। इधर आप लोग 50% कर लीजिए, 50% से अधिक नहीं होगी। तो ये उन्होंने, ये इनका चौथा निर्णय था कि जो भी सरकारी नौकरी होगी उसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती, 50% से अधिक सीमा, यानी 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जितनी भी पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाएगा वो 50% के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। अधिकतम सीमा कितनी होगी, 50%। और पांचवा निर्णय क्या है, प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जो भी सरकारी नौकरी में जितना भी प्रमोशन होता है उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया, प्रमोशन में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसे प्रोन्नति का क्या हो गया, प्रमोशन। तो ये पांचवा निर्णय हो गया। छठा निर्णय क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। तो जो नरसिम्हा राव के समय 10% आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अस्वीकार कर दिया। तो इसे 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिए कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो छह निर्णय दिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है, आप लोग को याद रखने हैं ये सभी निर्णय। तो ये हो गया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद एक लैंडमार्क केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था इस केस में। तो आपको जितने भी 6 पॉइंट हम लोग ने बोर्ड पे डिस्कस किए हैं आपको ये सब याद रखने हैं। तो अब हम लोग आते हैं ये हम लोग का एक 16th आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हम लोग ने काका कालेलकर कमीशन पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने मंडल कमीशन पढ़ा, मंडल कमीशन के बाद इंदिरा साहनी वाद को देखा। अब हम लोग आते हैं 16(5) आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो 16(5) आर्टिकल क्या कहता है, 16(5) हो गया और 16(6) हो गया। तो ये आज हमारा जो अवसर की समानता का आर्टिकल था, आर्टिकल 16, वो आज हमारा समाप्त हो जाएगा। अवसर की समानता जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में शुरुआत किया था आर्टिकल 16, और आज वो हमारा खत्म हो रहा है। तो इसमें क्या बोला गया था कि धार्मिक संस्थानों में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है, व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो आर्टिकल 16(5) में क्या क्या है, जितने भी धार्मिक संस्थान है उस धार्मिक संस्थान में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाएं होगी तो वहाँ पे हिंदुओं की नियुक्ति की जा सकती है, और जैसे मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं होगी वहाँ पे मुस्लिमों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल 16(5) हो गया। जैसे हिंदू धार्मिक संस्थानों में हिंदुओं की नियुक्ति की जा सकती है, और मुस्लिम धार्मिक संस्थानों में मुस्लिमों की नियुक्ति की जा सकती है, मुस्लिमों की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 16(5) हो गया। इसे अवसर की समानता को उल्लंघन नहीं माना जाएगा यदि किसी धार्मिक संस्थान में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 16(5). 16(6) क्या कहता है, इसे 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 15(6) भी इसी के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें क्या था, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान था, शैक्षणिक संस्थानों में, और 16(6) में क्या है, सरकारी नौकरियों में
आरक्षण का प्रावधान है। किसके लिए प्रावधान है? आर्थिक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी में, लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस आर्टिकल में 16(6) में इसे कब जोड़ा गया? 10% आरक्षण का प्रावधान। तो इसे 16(6) को 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 15(6) को भी संविधान संशोधन के द्वारा 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 15(6) में क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में समान वर्ग के पिछड़े हुए, जो भी जितने भी समान वर्ग के हो गए, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उन्हें 10% शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। और 16(6) क्या कहता है? जितने भी समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। तो ये हो गया 15(6) हो गया और 16(6) हो गया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 15(6) और 16(6) में क्या प्रावधान है? इधर सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। किसके लिए आरक्षण है? समान वर्ग के जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, समान वर्ग के जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की सुविधा 16(6) के द्वारा दी गई है। और जो 15(6) हो गया उसमें क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा 10% दी गई है। तो ये हो गया हम लोग का 16(1) हो गया, 16(2) हो गया, 16(3) हो गया, 16(4) हो गया, 16(5) हम लोग ने देखा, 16(6) भी देख लिया। तो ये हम लोग की अवसर की समानता का जो भी आर्टिकल 16 था वो पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग देखेंगे आर्टिकल 17 क्या होता है, आर्टिकल 18 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।